बन गया देश विक्रेता। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम बात करेंगे साहब के बारे में। साहब हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। जी हाँ, और 2-3 दिन से सुर्खियों में रहने का कारण यह है कि साहब ने एक ट्वीट किया और लिखा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह देना, हम जिंदा वापस लौट गए। जैसे ही साहब ने ये बात लिखा, उनके द्वारा खरीदे हुए मीडिया इस तरह से भूचाल मचा दिए जैसे लग रहा हो कि सच में साहब की सुरक्षा में कोई कमी रह गई हो। हालांकि ये बात हम आगे बताएं उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहें। ये दोनों अलग अलग तस्वीर है। ये दोनों तस्वीर में आप देखें और दोनों में क्या अंतर है ये भी आप देखें और समझें। ये दोनों तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ वो फ्लाईओवर पे रुके हुए हैं, उनके सुरक्षा कर्मी चारों तरफ से उनकी गाड़ी को घेरा बनाकर सुरक्षा कवच की तरह खड़ा है, और दूसरे तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि साहब का काफिला गुजर रहा है और दोनों तरफ से फूल और माला फेंका जा रहा है। कोई फूल फेंक रहा है, कोई माला फेंक रहा है, कोई गमछा पहनाने के लिए बेताब है तो कोई टोपी पहनाने के लिए बेताब है। सुरक्षा कर्मी वहां भी हैं और इनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रोकते भी हैं, लेकिन साहब को एक व्यक्ति ने टोपी पहनाने पे जिद पे आ गया और वो अपने हाथों से साहब के सर पे टोपी पहनाना चाहता था। फिर साहब ने अपना सर बाहर किया और वो व्यक्ति उनके सर में टोपी डालता है। वहां सुरक्षा की चूक नहीं हुई क्योंकि वो रैली का हिस्सा था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। तो साहब जो फ्लाईओवर पे डंडा लेकर और झंडा लेकर जो पहुंचा था वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो भी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, लेकिन वहां पे सुरक्षा में चूक हो गई। तो ये सुरक्षा में चूक की बात नहीं है साहब, ये टीआरपी की बात है। साहब को टीआरपी लेना बहुत ही पसंद है। जब टीआरपी ना मिले तो साहब को रात में नींद भी नहीं आती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। इनको टीआरपी अगर ना मिले तो इनको भूख भी नहीं लगती है, इनको नींद भी नहीं आती है। तो टीआरपी लेने के लिए क्या किया जाए तो इनके दिमाग में कुरफाती हमेशा चलता रहता है। उससे देश के एक एक जनता बखूबी जानता है। कभी थाली बजवाते हैं तो कभी घंटी डोलवाते हैं, तो कभी लॉकडाउन करवाते हैं तो कभी नोटबंदी करवाते हैं। ये देखते रहते हैं कि देश की जनता तड़पता है, कैसे छटपटाता है, और ये देखकर इनको बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा लेते हैं। तो इनको टीआरपी लेने की बड़ा शौक है। ये नेता कम, अभिनेता ज्यादा है। एक्टर तो ऐसे हैं जैसे अमिताभ बच्चन भी इनके सामने फीका पड़ गया हो। जी हाँ, इस सदी के सबसे बड़ा अभिनेता माने जाते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी, मैं यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में आपको बता रहा हूं कि ये एक्टर भी लाजवाब हैं और इनमें कई काबिलियत है। इनमें झूठ बोलने की भी काबिलियत है, इनमें रूप धारण करने की भी काबिलियत है। जिस तरीके से इनके गुरुजी यानी कि आसाराम जी बापू रूप बदलने में माहिर थे, कभी शंकर का रूप धारण करते थे तो कभी विष्णु का, तो कभी कृष्ण का रूप धारण करते थे, उसी प्रकार उनके चेला नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी रूप धारण करने में माहिर हैं। कभी बिहारी बनते हैं तो कभी झारखंडी बनते हैं तो कभी राजस्थानी बनते हैं, कभी विदेश जाते हैं तो इटालियन बन जाते हैं तो कभी ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं तो कभी अमेरिकन बन जाते हैं। एक रूप में आप इनको नहीं देखे होंगे, कभी एक रूप में ये नहीं रहते हैं, हमेशा इनका रूप बदलता रहता है, रूप धारण करते रहते हैं। ये बहुरूपिया बन चुके हैं। बहुरूपिया इस प्रकार कि ये भूल चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री है कि बहुरूपिया है। हालांकि हम प्रधानमंत्री गरिमा का सम्मान करता हूं, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरिमा का हमेशा अपमान कर रहे हैं। कभी मन होता है तो पाकिस्तान चले जाते हैं, सुरक्षा एजेंसियां समझते रहे कैसे इनको पाकिस्तान पहुंचाना है। 10 मिनट में इन्होंने फैसला ले लिया कि मुझे पाकिस्तान जाना है तो जाना है। हठी एक नंबर का है ये। तो अब सुरक्षा एजेंसियों पे वो पड़ जाता है कि कैसे इनको सुरक्षा दे। उनकी फटी पड़ी रहती है कि इनको सुरक्षा कैसे दे, और ये 10 मिनट में फैसला लेते हैं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान भी जाते भी हैं। इन 10 मिनट में फैसला ले लेते हैं कि हमें अब हवाई जहाज से नहीं, अब हमें बाय रोड निकलना है। अब सुरक्षा कर्मी इनको बता भी देता है कि वहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते, लेकिन इनको भी पता है कि हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन टीआरपी कैसे मिलेगा? टीआरपी का खेल है साहब। टीआरपी मिलेगा कैसे? तो इन्होंने फैसला किया कि हम बाय रोड जाएंगे और रोड पे और फ्लाईओवर पे खड़ा होकर 15 से 20 मिनट ड्रामा चलता है, वहां नौटंकी चलता है। और वो ड्रामा ये होता है
15 से 20 मिनट तक इनकी काफिला वहां रुकी रहती है। उसी वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचता है बीजेपी का झंडा लेकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए, लेकिन उसे भी रोक दिया जाता है 1 किलोमीटर दूर ही। फिर भी साहब की सुरक्षा में चूक हो गई। चूक नहीं हुई साहब, ये टीआरपी का खेल है और ये देश की जनता आप समझ चुकी है। आप कितना बेवकूफ बनाइएगा देश की जनता को। ये हमेशा कैमरा के सामने हीरो बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके अंदर विलेन है। विलेन क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। इन्होंने 2012 में ही राजनाथ सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और दूसरा ये मुख्यमंत्री रहते हुए देश के जितने भी उद्योगपति हैं सभी के साथ एक एक करके इन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके उसमें ये कहा कि हम आपके लिए कुबेर का खजाना खोल देंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी हमारे लिए कुबेर का खजाना खोलना पड़ेगा। उद्योगपति चौंक गए कि हम आपके लिए कुबेर का खजाना क्यों खोलें। तो इन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम आपके लिए जब कुबेर का खजाना खोलेंगे तो जो आप कुबेर का खजाना मेरे लिए अभी खोलिएगा वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। वो सवाल किया कि कैसे, तो इन्होंने बताया कि देश का सबसे बड़ा बनिया का दुकान बैंक है, देश का सबसे बड़ा बनिया का दुकान रेल है, देश का सबसे बड़ा बनिया का दुकान एयरपोर्ट है, देश का सबसे बड़ा बनिया का दुकान एयर इंडिया है, देश का सबसे बड़ा बनिया का दुकान LIC है। कितना नाम गिनाए यार, अगर नाम गिनाएंगे तो नाम गिनाते गिनाते रात बीत जाएगा, लेकिन कम नहीं पड़ेगा। BSNL जैसे कई कंपनी को बेच दिया गया और उसमें यह कहा गया कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जब हम आपको बैंक ही दे देंगे तो आप लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा पूरे देश की पैसा जब आपके पास होगा तो क्यों लोन लेंगे। तो बैंक भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया, रेल भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया। और ये प्राइवेटीकरण से पहले मैं आपको बताता हूं, ये प्रस्ताव उसको अच्छा लगा तो बोला कि अब मुझे क्या करना होगा। तो उद्योगपतियों ने बोला कि अब मुझे क्या करना होगा। इन्होंने प्रस्ताव दिया कि आपको मेरे ऊपर पैसा लगाना है और बीजेपी में मेरे छोड़कर कोई और कैंडिडेट अगर आता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए तो आप फूटी कौड़ी भी देने से इनकार कर दें। जी हाँ, तो जैसा इन्होंने कहा वैसे पे मोहर लग गया और जब 2015 का चुनाव होने वाला था तो उसमें प्रस्ताव लाया गया कि जो पार्टी में सबसे ज्यादा पैसा लाएगा वही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। तो एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी को कैसे दूर किया जाए, तो लाल कृष्ण आडवाणी के सामने चुनौती रख दिया गया कि जो पार्टी में सबसे ज्यादा पैसा लाएगा वही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा। और उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पार्टी में सबसे ज्यादा पैसा लाएगा, चूंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और मुझे सत्ता में आने के लिए पैसा चाहिए, तो जो पार्टी में सबसे ज्यादा पैसा लाएगा वही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी पिछड़ गए और नरेंद्र मोदी उसमें सफल हो गए, क्योंकि ये पहले से उस पे काम कर रहे थे, लोगों से बात हो चुकी थी, उद्योगपतियों से बात हो चुकी थी। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने उद्योगपतियों का काम धड़ल्ले से चलने लगा। सबसे पहले जितने भी देश के उद्योगपति था सभी का कर्ज माफ कर दिया गया और जितने उद्योगपति कर्ज के लिए अप्रूवल दिए हुआ था सभी का अप्रूवल स्वीकार भी कर लिया गया। और तीसरा बारी आया कि अब उद्योगपतियों से जो वादा किया हुआ था उस पे खरा उतरना, तो इन्होंने उस पे बखूबी खरा उतरा। इन्होंने किसी को बैंक देना शुरू किया, तो किसी को रेल देना शुरू किया, किसी को LIC देना शुरू किया, किसी को BSNL पे बात चल रही है। तो इस तरीके से देश को आर्थिक गुलाम कैसे बनाया जाए इस पे ये अभी तक काम कर रहे हैं। साहब जितना आप प्रचार में खर्च करते हैं, जितना आपका सिर्फ बैनर पोस्टर पे खर्च होता है, उतना भी पैसा आप अपने देश के युवाओं पे खर्च कर दिए होते तो ये विकासशील देश से विकसित देश हो गया होता। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूं। आपने वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। आपने वादा किया था कि हम काले धन वापस लाएंगे। ये झांसे में रहकर और प्रचार प्रसार की सरकार बन गई है। सिर्फ प्रचार पे ये सरकार टिकी हुई है और देश के 38 न्यूज चैनलों को खरीद लिया गया। उस चैनल वालों को होमवर्क दिया गया कि नरेंद्र मोदी जहां भी भाषण देंगे वो लाइव टेलीकास्ट चलेगा और उसके बाद उनका गाथा चलेगा, चाहे वो 2 घंटा का हो या 4 घंटा का हो, वो टेलीकास्ट चलेगा और जब भाषण खत्म हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी की गाथा चलेगा। तो जितने भी न्यूज चैनल था सभी नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट चलाना शुरू कर दिया और गाथा गाना शुरू कर दिया।
आप कोई भी चैनल खोलें वहां नरेंद्र मोदी ही दिखेंगे, क्योंकि वो मीडिया अब बिक चुका है। हालांकि ये मेरा नरेंद्र मोदी पे पहला वीडियो है, क्योंकि अब देश का जब बड़े बड़े न्यूज चैनल बिक चुके हैं तो हम जैसे छोटे पत्रकार को सामने आना पड़ेगा। किसी न किसी को तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिलता रहे तो ये देश बहुत देर नहीं लगेगा फिर से गुलामी की ओर बढ़ते हुए। अगर ऐसे लोग देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत जल्द ये देश आर्थिक गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा और उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। हिंदू मुस्लिम का खेल बहुत हो गया। हालांकि ना ये मुस्लिम को निकाल सकते हैं ना ये हिंदू को निकाल सकते हैं, लेकिन लड़वा जरूर सकते हैं, मरवा जरूर सकते हैं। यही इनकी नीति है। कहानी तो बहुत है दोस्तों, अगर कहेंगे तो और भी लंबा चलेगा। फिलहाल ये एपिसोड यही हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।